आज आप एक नए शानदार वीडियो साथ देख रहे होंगे जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 होगा, 3 नहीं मान लेते 4 होगा सर। तो इस समय आप देखते होंगे कि जैसा कि हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया हूँ, लेक्चर 2 बन चुका है, 2 और लेक्चर आपका ये 3 होगा, सॉरी 3 है, बाकी आपका 2 वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, ये आप कितने टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ तो आपको मतलब एक प्रकार से अच्छा लगता है कि हाँ इतने हम टॉपिक इसमें आप अध्ययन कर ले। यानी सोचिए 10 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा आधे घंटे में 10 टॉपिक पढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा नॉलेज रखना है, कम समय में ज़्यादा स्टडी करना है, स्कोर खींचना है, दोस्त तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, विद्युत विभव और संधारित्र ही आपकी चैप्टर्स चालू किया गया था। तो उसमें आप ये देखे होंगे कि जो पोटेंशियल वाले जितने कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। यानी विभव से रिलेटेड जितना था, विभव से संबंधित अब ये क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेंगे। यानी उस टाइप का कोई भी कंसेप्ट कोई अब यहाँ मिलने वाला नहीं। जैसे यहाँ कहीं आपको विभव नहीं दिख रहा है, यहाँ आप विद्युत, पराविद्युत और संधारित्र मिलेगा। अगर देखा जाए तो पराविद्युत मान लेते थोड़ी सी हेडिंग है, पूरे का पूरे कंसेप्ट अब यहाँ पढ़ेंगे। संधारित्र से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, फार्मूला क्या है, मात्रक क्या होते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन बनेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, सारे आपको क्वेश्चन। थोड़ी सी बात हम ये चर्चा करते हैं कि जैसे जितने बच्चे पढ़ते हैं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ी गलती है। आप कोई भी वीडियो आप कोई भी आप पढ़िए, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि बताइए 15-15, 20-20 मिनट का, क्योंकि कुछ लोग तो देखते होंगे सिर्फ ऊपर 10 मिनट 17 मिनट का वीडियो है, 4 वीडियो एक चैप्टर में समाप्त। विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जो पढ़ते थे उनको शुरू में मैं चैलेंज दिया था कि मैं मोशन पार्ट कक्षा 11 वाले पढ़ रहे थे, हमने कहा पूरे वीडियो को मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में पढ़ा दूँगा, पूरे चैप्टर को। विश्वास नहीं था और मैं पढ़ाया भी था। आप जाइए देखिए मोशन पार्ट 10 से 15 मिनट पूरी वीडियो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कक्षा 11 वाला पढ़ाया। इसीलिए बच्चे खुद चाहते हैं, जितने यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चे वो हमेशा चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए यही क्लास आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी जरूरी नहीं है आपका प्रयोग, आप कोई भी यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11 SSC के थ्रू भी आप एग्जाम को तैयारी करते हैं, इसी चैनल का वीडियो अपलोड है। जैसा कि आपके रीजनिंग इस समय आप देख रहे होंगे, प्ले लिस्ट में जाइए तो आपको क्रम बाई क्रम पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पूरे वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते टॉपिक पर। आप यहाँ ये देखते होंगे सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक क्या है, पराविद्युत क्या है, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक। आपको एक कंसेप्ट समझना है, ये है चीज़ क्या, ये हेडिंग क्या कहता है। अगर मैं कहूँ क्या ये डाई इलेक्ट्रिक है जो मैं लिया हूँ, पराविद्युत है, तो आप कहेंगे यस है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट आपको नहीं मारेगा, और करंट न मारने का कारण यही है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आप सिंपल सा फंडा पढ़े हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त उसी में आपको करंट मारता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसमें करंट नहीं मारता है। तो मुझे कमेंट में बताइए कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, क्या आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हमारे स्टूडेंट तुरंत समझ गए होंगे, तो सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही अभी टॉपिक चल रहा है। आयनों के द्वारा भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष उसमें कम होता है। तो सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए और वहाँ आपको पूरी बैटरी सेल, इलेक्ट्रोड, अर्ध सेल सब कुछ वहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको यही बताया गया विद्युत, पराविद्युत किसे, डाइलेक्ट्रिक किसे कहेंगे। आप बोलिए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम पराविद्युत कहते हैं। पेपर में लिख लेंगे बच्चे, मैं आपको बार बार आपको डेफिनेशन में बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा, बस लिखना नहीं हो इतना ही समझिए, बाकी पूरी कोर्स आपके सामने। ठीक है, आपके एग्जाम आ जाएगा तब पढ़िए, अभी पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने आपसे कहा कि पराविद्युत किसे कहते, लिख लेंगे सिंपल सा, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम पराविद्युत कहते हैं। जैसे अपभ्रक हो गया, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन वो नहीं होते हैं, करंट नहीं मारता अपभ्रक में। ठीक है, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गए, रबड़ हो गए, ये सारे पराविद्युत हैं। ऐसे ही प्रकार आगे अगर आपसे पूछा जाए कि पराविद्युत कितने प्रकार होता है दोस्त, ये 2 प्रकार का होता है।
ध्रुवी होता है और एक अध्रुवी होता है, एक अध्रुवी होता है। दोनों में समझो, इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। दोनों में समझो, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एकदम सिंपल है। बस यहाँ समझना है कि अगर उनका द्रव्यमान केंद्र, यानी कि अगर पूछा जाए वे पदार्थ जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होता है तो उसका एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होता है, उसे ध्रुवी कहेंगे, और जिसका संपाती होगा उसे हम अध्रुवी कहते हैं। इनमें यह ध्यान देना कि निश्चित दूरी पर रहेगा, निश्चित दूरी पर क्या द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र निश्चित दूरी पर रहेगा। इसमें दो संपाती रहता है, संपाती द्रव्यमान के, आप बात समझ गए हो, यानी कि वे पदार्थ जिनके द्रव्यमान एक दूसरे से निश्चित दूरी पर ध्रुवी कहलाएगा, अगर संपाती रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, अध्रुवी। उदाहरण भी पेपर में लिखना है तो कंसेप्ट इसके लिए आप लिख दें, जैसे इनके लिए उदाहरण लिखना है, उदाहरण लिखेंगे HCl, HBr, NH3। इस प्रकार अगर जब उदाहरण आते हैं, यानी कि ये समझिए कि दोनों एलिमेंट अलग अलग है, दोनों एलिमेंट अलग। तो एग्जाम्पल आप लिखते समय आपको याद करना पड़ता है सब ने क्या पढ़ाया था, आप रटिए में थोड़ा मैं अपने इस फिजिक्स केमिस्ट्री भी ट्रिकी का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हैं दोनों एलिमेंट अलग अलग है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसीलिए आप बोलेंगे पोलर होगा, ठीक है। इनमें देखेंगे दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, इसलिए पोलर नहीं होगा। इसमें जैसे आपसे पूछ ले Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक ही नेचर के हैं, यानी इसमें अलग अलग नहीं है। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस समय याद आ जाएगा। सर बोले थे एक ही प्रकार के एलिमेंट रहेगा, उसको नॉन पोलर कहेंगे, अलग अलग आ जाएगा तो पोलर। यहाँ तो बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ एक डेफिनेशन, अब इसके बाद पढ़ना है पराविद्युतांक किसे कहते हैं, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पराविद्युतांक किसे कहते हैं। जबकि पराविद्युतांक इससे पहले बहुत बार यूज हुआ है के आप देख रहे हैं 1/4πε0 के, हर जगह के आ रहा था, आप देख रहे थे, लेकिन उस समय आपको डेफिनेशन नहीं बताया गया था, लेकिन डेफिनेशन यहाँ आया है। या डेफिनेशन आप एक बार कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, पढ़ना जरूर एक बार पड़ेगा, इसलिए पराविद्युतांक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी पदार्थ पे आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आप समझिए E0 को बोलते हैं आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी किसी भी का लेटर का है, किसी भी अक्षर का आप हिंदी नहीं जानेंगे, आप डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे। सिंपल सा आप बोलेंगे कि ये जो आपका E0 है, इसको हम बोलेंगे आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस प्लेटों यानी किसी प्लेट के आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा प्लेटों के बीच रखे गए पराविद्युतांक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको बोलते हैं E के अनुपात को हम बोलेंगे पराविद्युतांक। बात क्लियर हुआ? फिर से लिख लिए, अगर जो फेयर बनाते हैं लिखिए, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखेंगे कि किसी प्लेट पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 तथा उनके बीच रखे पराविद्युतांक के क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। यानी वीडियो को 2 बार पीछे करके चाहे तो आप डेफिनेशन ले सकते हैं। अब बात आता है विद्युत ध्रुवण क्या चीज होता है। तो देखिए मैं आपको जब डेफिनेशन में अगर आपके फार्मूला आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा फार्मूला से डेफिनेशन बनाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपका 2 फायदा होगा, एक तो डेफिनेशन में प्लस फायदा उठाएंगे, सवाल में फायदा उठाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला में फायदा उठाएंगे, और यूनिट में भी यानी मात्रा में। चलिए देखिए, अब जो हमारा विद्युत ध्रुवण यानी कि ध्रुवण बोल सकते हैं, वो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये अगर आप फार्मूला से इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। फार्मूला इसका आप समझना है, इसका हिंदी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका आपको मालूम है विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता होता है। चलिए इनका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है।
अगर तीनों का अक्षर समझ जाएंगे तो आपका डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव तथा क्या लिख सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव और विद्युतशीलता और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलेंगे? विद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। लेकिन बात आया भी जो आपको बताया था मात्रक इंपॉर्टेंट था इसका, मात्रक से ही बीमा निकलता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? यानी अल्फा का निकालना, अल्फा का नाम क्या है? विद्युत ध्रुवण होता है, ध्रुवण। तो कैसे निकालेंगे? इसका होता है न्यूटन कूलाम इंटू मीटर होता है दोस्त। और यहाँ देखेंगे किस सारे नॉट का क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ई का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। आप ये देख रहे होंगे, ये अगर इसको हम सही ढंग से लिखें तो सेंटी कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। नीचे देखिए कूलाम स्क्वायर गुणते न्यूटन, न्यूटन नीचे रहेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा और गुणते न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये देखिए एक कूलाम यहाँ से कटा और जो एक कूलाम था वो भी कट जाएगा यहाँ से यहाँ, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। तो क्या बचा? मीटर इंटू आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। अगर आपसे कोई मात्रक पूछेगा सिंपल सा, बताए विद्युत ध्रुवण का मात्रक यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे मीटर क्यूब। लेकिन अगर यहीं आपसे डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछ ले कि बताइए बीमी सूत्र, तो बताइए मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं विद्युत प्रवृत्त तथा परावैद्युतांक के संबंध क्या है। तो सिंपल सा ये एक नंबर में क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, दोनों में संबंध क्या है देखिए। अगर देखा जाए परावैद्युतांक ये हो जाता है जहां आपका यक्ष का जो नाम है उसी का नाम था विद्युत प्रवृत्ति, इसी का नाम है दोस्त विद्युत प्रवृत्ति। तो विद्युत प्रवृत्ति का मतलब हुआ x और परावैद्युतांक का मतलब हुआ k। इन्हीं में संबंध पूछेगा तो ध्यान देना है k बराबर 1 प्लस x, ये आप नोट करें। अब ध्यान देना है कि चालक की धारिता क्या चीज होती है? चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता क्या है? इसका मतलब ये आप देख रहे हैं वायर हो गया, कोई भी वायर हो गया, मान लीजिए वायर जो है दोस्त, चालक की धारिता का मतलब होता है इसमें चालकता इसकी कितनी है, उसकी कैपेसिटर का बात कर रहा है। ठीक है, इनमें ये डेफिनेशन अगर आप आएगा सिंपल से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यानी कि ये मान लेते हैं आपका कोई चालक है, इस चालक को आवेश रूप में दे रहा हूँ वो Q है और आवेश देंगे तभी तो विभव आएगा। तो आवेश देने के कारण जो उत्पन्न हो रहा विभव और उन्हीं के अनुपात को हम दोस्त यहाँ क्या बोलेंगे? चालक की धारिता। तो आप क्या लिखेंगे? माना किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उत्पन्न होने वाला विभव हो, तब चालक की धारिता C बराबर Q/V, ये लिख लेंगे। ये उनका फार्मूला है। चलिए अब यहाँ भी आपसे पूछता है मात्रक, ध्यान से मात्रक हर जगह पूछेगा। आप मात्रक लिखेंगे तो आवेश का होता है कूलाम और बटे और आप वोल्ट का होता है विभव, विभव का लिखेंगे वोल्ट, वोल्ट। या तो इसको हम अथवा में चीज और जानते हैं फैराडे भी होता है। ठीक है, फैराडे या तो फैराडे नहीं होता, सॉरी फैराड होता है। ठीक है, क्योंकि फैराडे जो होता है वो आवेश का मात्रक है। फैराडे क्या होता है? आवेश का मात्रक। थोड़ा समझिए फैराड और फैराडे में क्या अंतर है। फैराड जो होता है वो चालक की धारिता का मात्रक है, लेकिन फैराडे जो होता है वो आवेश का मात्रक है, इसीलिए गलत मत करिएगा। एक फैराडे है बराबर 96,500 कूलाम आवेश होता है। ये मैंने आपको यहाँ से डिफाइन किया। ठीक है, अगर थोड़ी सी डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए, यानी कि बीमी सूत्र का भी बात किया जाएगा, तो बीमी सूत्र जो होता है डायमेंशनल फार्मूला आराम से निकालेंगे दोस्त। आपको मालूम है ये हो जाएगा क्या? कूलाम, कूलाम को मालूम है A और T होता है। ठीक है, आवेश। अब वोल्टेज में निकालना है दोस्त, वोल्टेज के लिए मैं स्पेशल पहले निकाल रहा हूँ, क्योंकि विभव होता है W/Q होता है। क्या होता है? W/Q होता है। तो W का क्या होता है? यानी किया गया कार्य mL2T-2 होता है। आवेश क्या होता है? A और T होता है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इस ढंग से, यानी कि मुझे निकालना है कार्य का C का, यानी कि C का निकाल रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला, आ जाएगा Q/W/Q, यानी Q ऊपर हो जाएगा, यानी C बराबर Q² W हो जाएगा। तो Q का तो आपको मालूम है 80 होता है,
इनका होल स्क्वायर लगा देंगे और W का एक बार निकाल चुके हैं तो क्या होता है ml2 t माइनस, बात क्लियर हुआ। आगे देखते हैं C बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे दोस्त A2 हो जाएगा और t माइनस t2 हो जाएगा। और नीचे देखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ml2 और t माइनस, आपको मालूम है नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब C बराबर A2 सही है और ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। L देखो सिंगल है ऊपर हो जाएगा तो -2, t माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी तो कैपेसिटर का अगर आप जब भी पूछे कि यूनिट क्या होता है तो यूनिट दोस्त यही लिखना होता है। अगर आपसे कहें एक फैरड क्या चीज होता है, एक डिफिनीशन और है यहाँ, व्हाट इज द वन फैरड क्या है, एक फैरड क्या है, एक फैरड किसे कहेंगे, एक कूलाम कहें या एक फैरड कहें, जब भी किसी डिफिनीशन के एक से बनता है वहाँ एक की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसमें एक वोल्टेज की जो अंदर विस्थापित होती है उसे हम बोलेंगे एक फैरड। एक फैरड किसे कहेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश एक कूलाम हो तथा उत्पन्न होने वाला विभव भी 1 वोल्ट हो, उसे हम बोलेंगे एक फैरड। बात क्लियर हुआ। यानी कि आप लिखेंगे C बराबर Q/V, यानी कि Q बराबर V रख रहे हैं, V बराबर V रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि C बराबर 1 आ जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 1 फैरड। बात क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, जो कि क्वेश्चन यहाँ आएगा सवाल बनाते समय ज़्यादातर यूज होगा माइक्रो फैरड। एक माइक्रो फैरड का वैल्यू कितना होगा दोस्त, 1 मिली फैरड कितना हो जाता है, 1 नैनो फैरड कितना हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम फैरड कितना होगा। ठीक है, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶, इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁹, इसका हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, इसके साथ लीजिए आगे बढ़ो। चलिए दोस्त, जो आपका लास्ट 4 टॉपिक था मैंने यहाँ एक्सटेंशन बना दिया है क्योंकि आप एक्सटेंशन में समझ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा, यानी लेक्चर नंबर 3 है, एक लेक्चर नंबर 4, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपका चैप्टर जो है बहुत बड़े थे। फिलहाल में अगर देखा जाए कि 1-1 घंटे का नहीं बनाया था, सब में थोड़ा टाइमिंग कमी है, लेकिन फिर आप ये देख रहे होंगे कि टोटल टाइम मिलाएंगे तो 2 घंटे की उम्मीद है, 2 या 2.5 घंटे मैंने पूरा वीडियो आपको पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ आप फेयर बना लेंगे, पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए आपके पेपर के दृश्य में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको टॉपिक छोड़ नहीं रहा हो। ये ना लगे कि आप नोट्स बनाए हैं पेपर में गए एग्जाम देने, क्वेश्चन बाहर से लग रहा है कि सर ये पढ़ाएंगे, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो है सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा विलगित चालक, विलगित गोली चालक की धारिता, तो ये गोली है, जाहिर सी बात है गोली तो है ही है, लेकिन अगर आप कोई के विलगित चालक कहते किसे हैं, सिंपल सा है, विलगित चालक का मतलब होता है ऐसा चालक जिससे कोई आसपास कोई अन्य चालक न हो। विलगित चालक ऐसा होता है ऐसा चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक न हो, उसको हम बोलेंगे विलगित चालक। लिख लेंगे, अगर पेपर में आएगा विलगित चालक किसे कहेंगे तो लिख लेंगे कि ऐसा चालक जिसके आसपास कोई चालक न हो उसे हम विलगित चालक कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक विलगित चालक है जो के पराविद्युतांक रखा है, आपको डेकोरेशन का बात कर रहा है, आप शुरू में क्या लिखेंगे, माना के पराविद्युतांक में एक विलगित चालक गोली विलगित चालक रखा गया है, जिसको हम +Q आवेश देंगे तो समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि विलगित चालक में समान रूप से मतलब हर जगह जो आवेश होता है बराबर हो जाएगा, और हर जगह बराबर हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि जो ये पृष्ठ होगा समान आवेश पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि इस पृष्ठ पर टोटल आवेश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन पर अगर मुझे निकालना है विभव तो हम लिखेंगे सम पृष्ठ विभव, तो सम पृष्ठ विभव यानी V बराबर आप पढ़े हैं 1/4πε0 के Q/R, यहाँ कैपिटल R लेना है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, वो आपके पेपर में आएगा भी, 1 या 2 नंबर का आएगा, इससे बाहर नहीं है। और आपको मालूम है कि धारिता निकालना है, तो बताइए धारिता क्या होता है, C बराबर Q/V होता है दोस्त। तो आपको मालूम होगा C बराबर Q का Q ही लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/4πε0 के और Q/R, यहाँ से Q कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 4πε0
के और आर। आप यहाँ यही मेन फार्मूला हो जाएगा दोस्त, यही आपका मेन फार्मूला होगा। लेकिन जब सवाल यूज कर देंगे, सवाल लगाते समय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू होता है 9 गुणित 10 की पावर 9 होता है। लेकिन जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/9 गुणित 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सवाल लगाते समय हम लिखेंगे C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ये आपको समझना है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो आपकी C है वो C में होता है प्रोपोर्शनल R है, यानी कि त्रिज्या बढ़ाने पर, उनकी त्रिज्या बढ़ने पर कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा। आता है किसी भी विद्युत गोली चालक के आकार बढ़ा देने पर बताइए धारिता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, क्योंकि गोलाकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगा और इस कंडीशन पर कैपेसिटर भी बढ़ेगा। अब ये तो आपका फाइनल हुआ दोस्त, यही आपका पेपर में छाप लेना है, पूरा मार्क्स मिलेगा। ये देखिए मैं हाथ में अभी लिया हूँ कैपेसिटर। तो अभी मैं यहाँ संधारित्र क्या है मैंने आपको बताया था, पूरी ग्राफिकल से पढ़ाएंगे। यहाँ आप पढ़िए, बाकी मैं एक मतलब कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी एक संधारित्र लिए कैसे क्या कहते हैं थोड़ा वही तो बताएंगे। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, लेटेंट प्रेरण क्या है, संधारित्र क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है और एनपीएन संधि क्या है, डायोड क्या है, ये सब कुछ मैं एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में अलग वीडियो बना दूंगा, वहाँ दोस्तों पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ भी पढ़ाएंगे जरूर इसके बाद, ठीक है। चलिए, आवेशित चालक की स्थिति जो आपसे पूछना, अगर आपसे कोई कहे आवेशित तो किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य उस चालक की स्थिति ऊर्जा होता है। अगर आपसे पेपर में यही आ जाए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं डेफिनेशन, तो मैं जो कर रहा वही लिखना, बाकी कहेगा उनके लिए फार्मूला लिखिए तो वो भी लिखना। तो बताइए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य क्या होगा? विद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा कहलाते। लेकिन अब बताइए, मान लेते शुरू में आवेश शून्य था, माना प्रारंभ में, लेकिन माना प्रारंभ में आवेश क्या था? शून्य था। तब विभव भी क्या रहा होगा? शून्य रहा होगा। तो विभव भी क्या होगा? शून्य लिखेंगे। तथा चालक को क्यों आवेश दे दिया जाता है तो विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। बात क्लियर हुआ? तो बताइए औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औसत विभव। औसत विभव कहे या औसत कुछ भी निकालना हो, औसत आपको मालूम सबका योग बटे उन्हीं का संख्या। जैसे हमने कहा 1 आम 2 आम 3, यानी कि 10 आम ले लिया, अगर औसत निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्यों? 10 आम 10 व्यक्तियों के डिवाइड करना है, सबको एक ही। एवरेज कितना है? 1। तो एवरेज तो आप कक्षा 10 में ही पढ़ कर आए। औसत क्या होता है? सबका योग बटे उन्हीं की संख्या से भाग देंगे। तो बताइए शुरू में कितना था? V, अब कितना हुआ? V, शुरू में 0 था, V और बटे 1 और 1 2, टोटल कितना हुआ? V बटे। बात क्लियर हुआ? लेकिन अब मुझे निकालना है आवेश। तो बताइए जो स्थिर ऊर्जा होता है, अभी डेफिनेशन में क्या कहा कि आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य स्थिर ऊर्जा होता है। इसका मतलब निकालने के लिए किया गया कार्य, इसका मतलब W बराबर क्या होता है? आवेश अब मुड़ते विभव। ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं देखे होंगे और V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। इसलिए W बराबर क्या है? VQ। तो बताइए औसत विभव कितना है? V बटे 2 उल्टे Q, V कितना है? यहाँ आवेश उल्टे औसत विभव कितना? V बटे 2, 1 बटे 2 Q इंटू V आया नहीं। इसका मतलब U बराबर 1 बटे 2 Q इंटू V। यही मेन आपका मामला है। तो पेपर में क्या लिख लेंगे? लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैं आपको मालूम है कि Q बराबर C इंटू V होता है, तब वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? U बराबर 1 बटे 2 CV² हो जाएगा। बात क्लियर हुआ?
आप रखेंगे जब इसको C सिंगल आ जाएगा, लेकिन V और V क्या आ जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक फार्मूला और है, देख लेते हैं। U बराबर, अगर 1/2 C रहने देते, आप बताइए Q बराबर क्या होता है। देखिए C बराबर आपका होता है Q/V। अगर मैं V का वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, Q/C आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ V है वहाँ लिखेंगे Q/V। इनका होल स्क्वायर की करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है, तो U बराबर 1/2 C इंटू Q स्क्वायर अपान, और यहाँ C है आपका C, एक तो C कट जाएगा, तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर C। तो टोटल आपका फार्मूला कितना मिला, U बराबर एक मिला 1/2 Q इंटू V मिला, एक क्या मिला आपको 1/2 CV स्क्वायर मिला, एक क्या मिला आपको 1/2 Q स्क्वायर C। यानी ये कितना फार्मूला तीनों होता है, लेकिन जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बताएंगे कैसे आपको मालूम होगा कौन सा फार्मूला। तो बात क्लियर होगा, उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरे बात समझ में आया होगा। अब आपका 2 टॉपिक लास्ट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अब अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ विभव। ये चीज क्या होगा, अगर आपसे सिंपल सा कोई डेफिनेशन पूछ ले कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सबको मालूम है, हिंदी है उभयनिष्ठ, अंग्रेजी होती है कॉमन, विभव किसे कहते हैं। तो यानी कि कॉमन का मतलब होता है जो चीजें सबके पास होती है उसी को तो कॉमन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो आँख सबके पास 2 है, इसलिए आँख जो होता है कॉमन, कान 2 सबके पास है तो कान भी 2 कॉमन। तो वही चीज कर रहा है, अगर अलग अलग बैटरी है, अलग अलग बैटरी है, दोनों बैटरियों के पास 5-5 वोल्टेज का विभवांतर है, इसका दोनों बैटरियों में कॉमन 5 वोल्टेज होगा। बात क्लियर होगा। लेकिन एक वोल्टेज में 15 है, दूसरे वोल्टेज में 5 है, तो कॉमन वोल्टेज कितना होगा, सिर्फ में 5। मैथ वाला भी दिमाग लगा सकते हैं। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, एक वोल्टेज 100 वोल्ट 12 वोल्टेज है, एक 3 वोल्टेज है, दोनों में कॉमन कितना आएगा, 3, जो कि दोनों के पास है। चलो अब अगर आपसे कहे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं किसे, सिंपल सा है कि 2 अलग अलग मैंने चालक लिया, ये देखिए मैंने 2 अलग अलग कंडक्टर्स लिया। अगर दोनों कंडक्टर्स लिया तो या दोनों में संधारित्र लिया, अलग अलग संधारित्र ले लिया, ये C1 है C2, लेकिन इनको मैं Q1 आवेश दिया तो C1 होगा, C1 को Q1 आवेश दे रहा हूँ, C2 को Q2 आवेश दे रहा हूँ। जब मैं आवेश दूंगा तो विभव भी होगा, यानी Q1 आवेश दूंगा तो विभव कितना मिलेगा, V1 मिलेगा। इनमें अगर मैं Q2 आवेश दूंगा विभव कितना मिलेगा, V2 मिलेगा। लेकिन दोनों चालक को अगर मैं टच कर दूंगा, दोनों चालक को टच कर दूंगा यानी स्पर्श कर दूंगा, तब ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर प्रवाहित करेंगे। यानी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों की वोल्टेज समान नहीं हो जाती। ये तो बात क्लियर है। जैसे मैं वोल्टेज का विभवांतर का मेन प्रॉपर्टी बताया था, गुण बताया था, क्या गुण बताया था कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तब तक जाता है जब तक दोनों वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। तो आप लिखेंगे तो कैसे पेपर में लिखना है, यानी नोट्स बनाएंगे कि माना 2 अलग अलग चालक मतलब बोल से संधारित्र C1 और C2 है, और उनको आवेश Q1 और Q2 देने पर उनमें विभव V1 और V2 उत्पन्न हो जाता है। और दोनों चालक को जब मैं स्पर्श कराता हूँ तो हाई वोल्टेज से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक उनकी वोल्टेज सेम नहीं हो जाती। ये मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे दिमाग में रख लेंगे तो ठीक है, ना डिफिनेशन इनका थोड़ी सी। तो चलिए मान लेते हैं, तो यही लिखेंगे, माना C1 को Q1 आवेश देने पर V1 विभव प्राप्त होता है बोले या उत्पन्न होता है, बात एक ही, ठीक है। ऐसे C2 को Q2 आवेश देने पर V2 प्राप्त होता। अगर आपसे कोई कहे कुल आवेश कितना दिया गया, क्योंकि लास्ट में तो दोनों को मैं अब स्पर्श करा दे रहा हूँ तो टोटल काउंट करेंगे, तो कुल आवेश
Q बराबर Q1 धन Q2, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, इसको हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, अगर कोई कहे बताइए Q1 बराबर क्या होता है, क्योंकि मालूम है Q बराबर क्या होता है, CV होता है, इसलिए Q1 बराबर क्या आएगा, C1 और B। इसी प्रकार Q2 बराबर क्या आएगा, C2 और B। अब वही लिखना है कुल आवेश यानी कि Q बराबर Q1 धन Q, ठीक है। ये लिखेंगे कुल विभव भी दिया उत्पन्न होगा, कुल विभव V बराबर V1 धन V2। तो आप बताइए कि टोटल विभव निकालना V बराबर तो क्या आ जाएगा, Q अपान C, क्या बोल सकते हैं C बराबर Q अपान, अगर V होता है V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपान C, ठीक। तो बताइए उभयनिष्ठ विभव यही है, तो Q को क्या लिखेंगे, Q1 धन यानी Q1 धन Q2 और C का स्थान में क्या लिखेंगे, C1 धन, ये लिखेंगे C बराबर C1 धन C, क्या लिखेंगे C1 धन C। ये आपका उभयनिष्ठ विभव का मानता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर Q1 को क्या लिखेंगे C1 V1, Q2 क्या लिखेंगे C2 और V2, नीचे लिखेंगे C1 धन C2। बाकी उभयनिष्ठ विभव का ये फार्मूला है, ठीक है। लास्ट एक देते हैं आपका क्या है, संधारित्र से कहेंगे, यही आपका वीडियो समाप्त हो जाता है। संधारित्र क्या है यहाँ ध्यान देना है, तो ध्यान से, संधारित्र अलग होती है और धारिता। धारिता मतलब एक कैपेसिटेंस का बात करता है, और ये कैपेसिटर यानी ये एक पदार्थ है, और जो धारिता होती है यानी वो कैपेसिटेंस है, यानी कि किसी कैपेसिटी बताती है। तो धारिता किसी चालक की मतलब कैपेसिटी बताती है, लेकिन जो संधारित्र होता है ये एक कंपोनेंट का नाम है, यानी जो आपकी धारिता है वो कंपोनेंट का नाम नहीं है, लेकिन जो संधारित्र है वो कंपोनेंट का नाम है, दोनों में डिफरेंट है ही, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए मानव ऑनेस्टी तो उन्हीं के गुण है, ऐसे भी जो धारिता है एक गुण है, लेकिन जो मानव है एक व्यक्ति है। उसी प्रकार से जो संधारित्र है वो एक क्या है आपका चालक।